ये कहानी शुरू होती है आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव से। रामदीन नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान था। उसकी दुनिया थी उसका छोटा सा परिवार और जमीन का एक टुकड़ा, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन उस साल इंद्र देवता रूठे हुए थे। महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। धरती प्यासी थी और रामदीन का दिल भविष्य की चिंता से सूखा जा रहा था। उसके खेत, जो कभी हरी भरी फसलों से लहलहाते थे, आज धूल उड़ा रहे थे। घर में अनाज के दाने खत्म हो रहे थे और बच्चों की भूखी आंखें उसे हर पल चुभती थी। एक शाम अपनी पत्नी की उदास आंखों को देखकर रामदीन ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने गांव के सबसे अमीर और सबसे कुटिल साहूकार सेठ घनश्याम दास के पास जाने का निश्चय किया। सेठ घनश्याम दास अपनी कंजूसी और बेईमानी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। उसका पैसा ब्याज पर चलता था, लेकिन उसका ब्याज लोगों का खून चूस लेता था। रामदीन कांपते हुए सेठ की हवेली पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर दबी आवाज में कहा, सेठ जी, प्रणाम। घनश्याम दास ने उसे ऊपर से नीचे घमंड से देखते हुए कहा, अरे रामदीन, आज यहां कैसे आना हुआ? खेतों में काम नहीं है क्या? या फिर घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया है? और वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा। रामदीन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, सेठ जी, आप तो सब जानते हैं, बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, बच्चे भूखे हैं, मुझे सोने की मोहरें उधार चाहिए। अगली फसल आते ही मैं आपका एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूं। घनश्याम दास की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो रामदीन की उपजाऊ जमीन पर बहुत पहले से नजर गड़ाए हुए था। ये उसके लिए सुनहरा मौका था। उसने मन ही मन एक ऐसी कुटिल योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चेहरे पर झूठी हमदर्दी लाते हुए वो बोला, अरे रामदीन, तुम तो अपने ही आदमी हो, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? लेकिन जमाना बहुत खराब है, कागजी कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामदीन ने उम्मीद से कहा, कहिए सेठ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। घनश्याम दास मुस्कुराते हुए बोला, देखो, तुम अपनी जमीन तो गिरवी रख ही रहे हो, लेकिन ब्याज के तौर पर मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। यह सुनकर रामदीन हैरान रह गया। घनश्याम दास और बिना ब्याज के पैसा, ये तो सूरज के पश्चिम से उगने जैसा था। उसने पूछा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हां रामदीन, मैं ब्याज में पैसा नहीं, कुछ और लूंगा। जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी जमीन पर उगने वाली हर चीज की परछाई मेरी होगी। खेत, फसल, पेड़, तुम्हारी झोपड़ी, हर चीज की परछाई पर मेरा हाथ होगा। बोलो, मंजूर है? रामदीन एक भोला भाला किसान था। उसने सोचा, परछाई? परछाई का भला क्या मोल? ये तो कोई कीमत ही नहीं हुई। सेठ जी शायद मुझ पर तरस खा रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। मंजूर है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। घनश्याम दास ने तुरंत एक दस्तावेज तैयार करवाया, जिस पर यह अजीबोगरीब शर्त साफ साफ लिखी थी। रामदीन ने बिना पढ़े उस पर अपना अंगूठा लगा दिया और 100 मोहरें लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि ये कोई सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा दलदल था जिसमें वह अपनी मेहनत और अपनी जमीन दोनों को गंवाने वाला था। रामदीन ने उन 100 मोहरों से बीज खरीदे, खाद डाली और दिन रात एक करके अपने खेतों को फिर से सींचा। किस्मत ने भी उसका साथ दिया। उस साल मानसून की बारिश बहुत अच्छी हुई। जल्द ही रामदीन के खेत सोने जैसी गेहूं की बालियों से लहलहाने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। फसल इतनी अच्छी हुई थी कि उसे उम्मीद थी कि वो न सिर्फ सेठ का कर्ज चुका देगा, बल्कि अपने परिवार के लिए भी साल भर का अनाज बचा लेगा। फसल कटने का दिन आया।
रामदीन और उसका परिवार सुबह से ही खेतों में काम कर रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ आया था। दोपहर की कड़ी धूप से बचने के लिए रामदीन एक घने पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी घनश्याम दास अपने 2 लठैतों के साथ वहां अधमका। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो चिल्लाया, ए रामदीन, उठ यहां से, ये मेरी जगह है। रामदीन हक्का बक्का रह गया। उसने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी, आप आइए, बैठिए, ये तो अपना ही खेत है। घनश्यामदास गुस्से से बोला, खबरदार, खेत तेरा होगा, लेकिन ये परछाई मेरी है। क्या तू भूल गया हमारा समझौता? इस पेड़ की छाया पर मेरा अधिकार है, तू इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। चल हट यहां से। रामदीन को अब जाकर उस दस्तावेज की वो अजीब शर्त याद आई, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा, पर सेठ जी, ये तो बस एक परछाई है, आप इसका क्या करेंगे? घनश्यामदास अट्टहास करते हुए बोला, मैं इसका क्या करूंगा, ये तू मत सोच। ये मेरी है और मैं तुझे इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और सुन, सिर्फ ये पेड़ ही नहीं, तेरे घर की परछाई, फसल की परछाई, हर उस चीज की परछाई जो इस जमीन पर है, वो मेरी है। अब से तू या तेरा परिवार किसी भी छाया में आराम नहीं कर सकता। तुम्हें धूप में ही काम करना होगा, धूप में ही रहना होगा। यह सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आया कि वो कितने बड़े जाल में फंस चुका है। घनश्यामदास का इरादा उसे परेशान करके उसे इतना मजबूर कर देना था कि वो अपनी जमीन छोड़कर भाग जाए और सेठ उस पर कब्जा कर ले। उस दिन के बाद रामदीन और उसके परिवार का जीवन नरक बन गया। जब भी वे किसी पेड़ की छाया में सुस्ताने की कोशिश करते, घनश्यामदास या उसके आदमी आकर उन्हें भगा देते। दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा होता तो उन्हें तपती धूप में काम करना पड़ता, यहां तक कि वे अपने घर के आंगन की छाया में भी नहीं बैठ सकते थे। बच्चे गर्मी से बिलबिलाते, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। गांव के लोग देखते थे, पर कोई भी शक्तिशाली घनश्यामदास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रामदीन ने गांव की पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन सेठ ने पंचों को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। पंचायत ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दस्तावेज पर जो लिखा है वही सत्य है। हारकर, थककर और पूरी तरह से टूटकर रामदीन की पत्नी ने उसे एक आखिरी सलाह दी। वो रोते हुए बोली, अब एक ही रास्ता बचा है, आप आगरा जाइए, बादशाह अकबर के दरबार में। सुना है वहां उनके मंत्री बीरबल है, जो बड़े से बड़े अन्याय को भी सुलझा देते हैं। शायद वही हमारी मदद कर सके। एक आखिरी उम्मीद की किरण लेकर रामदीन ने अपनी बची खुची जमा पूंजी ली और न्याय की आस में आगरा की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसका ये सफर इतिहास की सबसे यादगार कहानियों में से एक बनने वाला था। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद रामदीन आखिरकार आगरा पहुंचा। बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में न्याय की प्यास और बेबसी देखकर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। जब रामदीन की बारी आई तो वो कांपते हुए आगे बढ़ा और बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। अकबर ने गंभीरता से कहा, उठो किसान, डरो मत, बताओ क्या समस्या है? हमारे राज्य में तुम्हें किससे शिकायत है? रामदीन रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बेईमान साहूकार ने धोखे से मेरी जमीन की परछाई मुझसे छीन ली है। परछाई छीन ली? ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। खुद बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने रामदीन से पूरी बात बताने को कहा। रामदीन ने रो रो कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई, सूखे से लेकर कर्ज, अजीबोगरीब शर्त और घनश्यामदास के अत्याचार तक सब कुछ बता दिया। पूरी कहानी सुनकर अकबर को घनश्यामदास पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वो भी दुविधा में पड़ गए।
दस्तावेज के अनुसार रामदीन ने खुद ही अपनी मर्जी से शर्त पर अंगूठा लगाया था। कानून के हिसाब से साहूकार गलत नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते ये सरासर अन्याय था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, आप लोगों की इस मामले में क्या राय है? क्या इस किसान को न्याय मिल सकता है? दरबार में बैठे बड़े बड़े विद्वान और मंत्री सिर खुजलाने लगे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका हल किसी के पास नहीं था। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, दस्तावेज के हिसाब से तो साहूकार सही है। दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। दरबार में बहस छिड़ गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर की नजरें अब अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को ढूंढ रही थी। बीरबल, उन्होंने पुकारा। बीरबल कहाँ है? इस गुत्थी को अब वही सुलझा सकते हैं। बीरबल दरबार में उपस्थित थे। वो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अकबर का इशारा पाते ही वो आगे बढ़े। प्रणाम जहांपनाह, मैंने इस किसान की पूरी व्यथा सुनी। ये मामला जितना पेचीदा दिखता है, उतना ही सरल इसका समाधान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, क्या है समाधान? कैसे इस गरीब को इसका हथ वापस दिलाया जाए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इसके लिए हमें साहूकार घनश्याम दास को दरबार में बुलाना होगा। और हां, उस दस्तावेज को भी साथ लाने का हुक्म दिया जाए। न्याय होगा, और यही होगा। बस आप मुझे इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की इजाजत दें। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को घनश्याम दास को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। रामदीन की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की लौ जल उठी थी। उसे लग रहा था कि ये व्यक्ति, जिसके चेहरे पर इतनी शांति है, जरूर कोई चमत्कार करेगा। पूरा दरबार अब सांस रोककर उस घड़ी का इंतजार कर रहा था, जब बीरबल की बुद्धि और साहूकार के लालच का आमना सामना होगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल इस अनोखे मामले को कैसे सुलझाते हैं। एक तरफ सहमा हुआ रामदीन खड़ा था, दूसरी तरफ घमंड से भरा घनश्याम दास। उसके हाथ में वह दस्तावेज था जिसे वो अपनी जीत का सबूत मान रहा था। अकबर ने पूछा, सेठ घनश्याम दास, क्या तुम पर इस किसान द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं? घनश्याम दास झुककर चापलूसी से बोला, जहांपनाह, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं। मैंने कोई अन्याय नहीं किया। इस किसान ने मुझसे 100 मोहरें कर्ज ली थी। बदले में इसने अपनी मर्जी से अपनी जमीन की परछाई मुझे दी थी। ये देखिए दस्तावेज, इस पर इसका ही अंगूठा है। मैं तो बस अपना हज मांग रहा हूं। बीरबल ने दस्तावेज अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर वो मुस्कुराए। सेठ जी, दस्तावेज बिल्कुल सही है और इस पर लिखी शर्त भी साफ है। कानून के अनुसार इस जमीन की हर परछाई पर आपका अधिकार है। ये सुनते ही रामदीन का दिल बैठ गया। उसे लगा बीरबल भी साहूकार का ही पक्ष ले रहे हैं। घनश्याम दास की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। उसे लगा कि वो जीत गया। उसने कहा, देखा जहांपनाह, आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री ने भी मान लिया कि मैं सही हूं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हां सेठ जी, आप बिल्कुल सही हैं। परछाई आपकी है, लेकिन एक बात बताइए, आप मालिक है परछाई के, है ना? घनश्याम दास ने उत्साह से कहा, जी बिल्कुल, मैं ही मालिक हूं। बीरबल बोले, तो फिर एक मालिक होने के नाते आपका एक पर्ज भी बनता है। घनश्याम दास उलझन में पड़ गया। कैसा पर्ज? बीरबल गंभीर होकर बोले, सेठ जी, ये किसान अपनी जमीन पर चलता है, काम करता है, और जब ये चलता है तो इसकी परछाई जमीन पर पड़ती है कि नहीं? हां, पड़ती है, सेठ ने कहा, और जमीन की परछाई के मालिक तो आप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसान हर रोज आपकी संपत्ति यानी आपकी परछाई पर चलता है, उसे रौंदता है, आपकी निजी संपत्ति का इस्तेमाल करता है। घनश्याम दास को यह सुनकर और भी मजा आने लगा। उसे लगा कि बीरबल उसी के लिए एक और तर्क दे रहे हैं। वो बोला,
हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हर रोज मेरी संपत्ति को अपने पैरों तले कुचलता है। इसे इसका हर्जाना देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अपनी असली चाल चलते हुए बोले, बिल्कुल देना चाहिए, सेठ जी। और इसीलिए जहांपनाह की ओर से मैं ये फैसला सुनाता हूं कि जब भी रामदीन या उसका परिवार आपकी परछाई पर चलेगा, तो वो आपको किराया देगा। हर कदम का एक चांदी का सिक्का। किराया? घनश्याम दास की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अब तो उसे और भी पैसा मिलेगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब घनश्याम दास के करीब गए और उनकी आवाज पैनी हो गई। आप परछाई के मालिक हैं, जमीन के नहीं। जमीन का मालिक रामदीन है और आपकी परछाई दिन भर रामदीन की जमीन पर पड़ी रहती है। सुबह से शाम तक आपकी संपत्ति रामदीन की जमीन पर कब्जा करके रखती है। तो जिस तरह रामदीन आपको आपकी परछाई पर चलने का किराया देगा, उसी तरह आपको भी रामदीन को उसकी जमीन पर अपनी परछाई रखने का किराया देना होगा। ये सुनते ही घनश्याम दास के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में बैठे लोग, जो अब तक चुप थे, अब बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह करने लगे। बीरबल ने और जोर देकर कहा, और क्योंकि आपकी परछाई ज्यादा जगह घेरती है और पूरे दिन रहती है, इसलिए आपका किराया ज्यादा होगा। आप रामदीन को हर दिन का 5 सोने की मोहरें किराया देंगे। तो चलिए सेठ जी, हिसाब शुरू करते हैं। जितने दिन से आपने इस किसान को परेशान किया है, उतने दिनों का किराया अभी और इसी वक्त चुकाइए। अब घनश्याम दास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गया कि वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। मैं आज ही इस किसान का सारा कर्ज माफ करता हूं और ये दस्तावेज भी फाड़ता हूं। बस मुझे इस किराए से बचा लीजिए। बादशाह अकबर, जो अब तक ये पूरा नाटक देख रहे थे, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो बीरबल की चतुराई पर कायल हो गए थे। उन्होंने घनश्याम दास को न सिर्फ कर्ज माफ करने का आदेश दिया, बल्कि उसे उसकी बेईमानी के लिए 100 सोने की मोहरें हर्जाने के तौर पर रामदीन को देने का हुक्म भी सुनाया। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगाते हुए कहा, यह मेरा भर्ज था रामदीन। याद रखना, अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और बुद्धि के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल के अद्भुत न्याय की। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। घनश्याम दास ने अपनी चालाकी से एक गरीब को फंसाना चाहा, लेकिन बीरबल ने उसी की चालाकी को उसी के खिलाफ एक हथियार बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कर्म का पहिया जब घूमता है तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर मिलती है। कहानी 2। ये कहानी है उस दिन की जब बीरबल के दुश्मनों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें भरी सभा में गधा कहकर पुकारा। ये कोई मामूली मजाक नहीं था। ये एक सोची समझी गहरी साजिश थी। एक ऐसा जाल जिसमें बीरबल को फंसाकर हमेशा के लिए उनकी बुद्धि की चमक को फीका कर देना था। लेकिन वे भूल गए थे कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि बीरबल से टकरा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि जब बीरबल पर शब्दों का यह सबसे बड़ा हमला हुआ, तो उन्होंने कैसे न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि हमला करने वालों को ही पूरी दुनिया के सामने असली गधा साबित कर दिया। मुगल सल्तनत का दरबार अपनी पूरी शान में चमक रहा था। बादशाह अकबर के नवरत्न अपनी अपनी काबिलियत से सल्तनत की सेवा कर रहे थे, लेकिन इस चमक के पीछे
कुछ कोनों में ईर्ष्या का अंधेरा भी पनप रहा था। ये अंधेरा बीरबल के बढ़ते कद, उनकी हाजिर जवाबी और बादशाह के साथ उनकी गहरी दोस्ती से और भी घना होता जा रहा था। दरबारियों का एक गुट था जिसका सरगना था मीर जफर, एक पुराना और अनुभवी मंत्री जो खुद को बीरबल से हर मामले में बेहतर समझता था। उसे लगता था कि बीरबल सिर्फ चापलूसी और मजाक करके बादशाह का दिल जीतता है, जबकि असली योग्यता तो उसके जैसे पुराने वफादारों में है। मीर जफर और उसके साथी अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि से उनके मंसूबों पर पानी फेर देते थे। एक शाम मीर जफर ने अपने कुछ खास साथियों को अपनी हवेली पर बुलाया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। दोस्तों, मीर जफर ने कहा, अब बहुत हुआ। हम रोज इस बीरबल के हाथों जलील होते हैं। बादशाह उसकी हर बात पर वाह वाह करते हैं और हमारी सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हमेशा के लिए बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक दरबारी बोला, लेकिन कैसे मीर साहब? हमने हर कोशिश करके देख ली, वो हर जाल को काट देता है। मीर जफर की आंखों में एक कुटिल चमक थी। इस बार हम ऐसा जाल बिछाएंगे जिसे वो काट नहीं पाएगा। हम उसे सीधा निशाना नहीं बनाएंगे। हम एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जो देखने में तो मनोरंजन लगेगा, लेकिन असल में वो बीरबल के लिए एक अपमान का फंदा होगा। सब उत्सुकता से सुनने लगे। मीर जफर ने अपनी योजना बताई। हम कल दरबार में बादशाह के सामने एक खेल का प्रस्ताव रखेंगे। खेल का नाम होगा गुणों का दर्पण। इस खेल में हर दरबारी दूसरे दरबारी के गुणों को देखकर उसकी तुलना किसी जानवर से करेगा। जैसे कोई शेर की तरह बहादुर है तो कोई लोमड़ी की तरह चालाक। ये खेल बादशाह को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि उन्हें ऐसी बौद्धिक चीजें अच्छी लगती हैं। एक साथी ने पूछा, लेकिन इससे बीरबल कैसे फंसेगा? मीर जफर मुस्कुराया, फंसेगा। जब बीरबल की बारी आएगी तो हम सब मिलकर उसकी तुलना एक गधे से करेंगे, और हम इसका कारण भी ऐसा बताएंगे कि बादशाह भी इनकार नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कि गधा मेहनत का प्रतीक है, वो अपने मालिक का बोझ बिना शिकायत उठाए चलता है, वो स्वामी भक्त होता है। ये सारे गुण बीरबल में भी हैं, वह भी तो बादशाह का बोझ उठाते हैं। हमारी बात में तर्क होगा, इसलिए बादशाह हमें रोक नहीं पाएंगे। और एक बार जब पूरी सभा के सामने उसे गधा कह दिया जाएगा तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वह या तो चुपचाप अपमान सहेगा या फिर गुस्सा करके बादशाह की नाराजगी मोल लेगा। दोनों ही सूरतों में जीत हमारी होगी। ये योजना सुनकर सभी साजिशकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। ये एक अचूक योजना थी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला जिससे बचना बीरबल के लिए लगभग नामुमकिन था। अगले दिन दरबार लगा। माहौल खुशनुमा था। सही मौका देखकर मीर जफर अपनी जगह से उठा। जहांपनाह, उसने अदब से कहा, रोज रोज के राजकाज से मन ऊब जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज दरबार में एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक खेल खेला जाए। अकबर हमेशा ऐसी नई चीजों के लिए तैयार रहते थे। जरूर, बताओ कैसा खेल? मीर जफर ने अपनी योजना बताई। हुजूर, खेल का नाम है गुणों का दर्पण। हम सब एक दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर उनकी तुलना किसी जानवर से करेंगे जो उनके स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। इससे मनोरंजन भी होगा और हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका भी मिलेगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। शुरू किया जाए। खेल शुरू हुआ। दरबारियों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। एक ने सेनापति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे सेनापति जी एक गरजते हुए शेर की तरह हैं, जिनकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठते हैं। दूसरे ने खजांची के लिए कहा, और हमारे खजांची जी एक चींटी की तरह हैं, जो मेहनत से एक एक दाना जोड़कर शाही खजाने को भरते हैं। किसी ने एक मंत्री को बाज कहा, जिसकी नजरें बहुत तेज थी।
तो किसी ने दूसरे को हाथी कहा, जो अपनी चाल में मस्त और शक्तिशाली था। माहौल तारीफों और तालियों से गूंज रहा था। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। वो मीर जफर और उसके साथियों के चेहरों पर छिपी मुस्कान को पच सकते थे और समझ गए थे कि ये खेल उनके लिए ही रचा गया है। अंत में मीर जफर खड़ा हुआ। उसकी नजरें सीधे बीरबल पर थी। जहांपनाह, उसने कहा, अब मैं आपके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। सबको पता था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। मीर जफर ने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर बोला, मेरी नजर में बीरबल जी की सबसे सटीक तुलना एक गधे से की जा सकती है। ये सुनते ही दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गधा, ये एक सीधा सीधा अपमान था। कुछ दरबारी जो बीरबल के दोस्त थे, गुस्से से खड़े होने लगे। खुद बादशाह अकबर की त्योरियां चढ़ गई। मीर जफर, ये कैसी बदतमीजी है? अकबर ने गरज कर कहा। मीर जफर ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। गुस्ताखी माब, जहांपनाह, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण है। उसने चालाकी से अपनी बात रखी। हुजूर, जरा सोचिए, गधे का सबसे बड़ा गुण क्या है? मेहनत। वो दिन रात अपने मालिक के लिए काम करता है। दूसरा गुण, स्वामी भक्ति। वो बिना किसी सवाल के अपने मालिक का हर बोझ उठाता है। तीसरा गुण, सहनशीलता। वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। अब आप ही बताइए, क्या ये सारे गुण बीरबल जी में नहीं है? क्या वो आपके लिए दिन रात मेहनत नहीं करते? क्या वो सल्तनत का हर बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाते? क्या वो हर मुश्किल में शांत रहकर आपकी सेवा नहीं करते? मैंने तो उनके गुणों की प्रशंसा की है, जहांपनाह। अब अकबर भी सोच में पड़ गए। मीर जफर ने बात को इस तरह घुमाया था कि वो अपमान होते हुए भी प्रशंसा लग रही थी। वो उसे सजा भी नहीं दे सकते थे। मीर जफर के साथियों ने भी हां में हां मिलाई। हां हुजूर, मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा। बीरबल जी तो मेहनत की मिसाल है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। उनका चेहरा लाल हो चुका था, या वो गुस्से से कांप रहे थे? नहीं, बीरबल के चेहरे पर न गुस्सा था, न अपमान का भाव। उनके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने मीर जफर को ऐसे देखा जैसे वो उसकी तारीफ कर रहे हों। मीर जफर साहब, बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, मैं आपकी पारखी नजर की दाद देता हूं। आज तक दरबार में किसी ने मुझे इतनी गहराई से नहीं समझा जितना आपने समझा है। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। ये सुनते ही मीर जफर और उसके साथी हैरान रह गए। ये क्या? बीरबल ने अपमान स्वीकार कर लिया? उन्हें लगा शायद बीरबल ने डर के मारे हार मान ली है। वे मन ही मन अपनी जीत पर इतराने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जी हां, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैं एक गधा हूं। अब तो पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह अकबर भी हैरान थे कि बीरबल ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बीरबल रुके नहीं। उन्होंने एक नाटकीय अंदाज में कहा, लेकिन मैं कोई साधारण मामूली गधा नहीं हूं जिसे आप सड़कों पर देखते हैं। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने अपनी आवाज में एक रहस्य घोलते हुए कहा, मैं एक बहुत ही विशेष नस्ल का, एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का गधा हूं। हम जैसे गधे सदियों में एक बार पैदा होते हैं। हमारी बुद्धि और समझ आम इंसानों से भी ज्यादा होती है। मीर जफर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो क्या खासियत है तुम्हारी इस विशेष नस्ल में? उसे लगा कि बीरबल अब कहानियां गढ़ रहे हैं। अब बीरबल ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी खासियत और हमारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमें पहचान भी सिर्फ हमारे ही जैसे दूसरे गधे सकते हैं। एक पल, दो पल, तीन पल, दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग बीरबल के कहे वाक्य का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जैसे ही मतलब समझ में आया, एक दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा,
और देखते ही देखते पूरा का पूरा दरबार, यहां तक कि खुद बादशाह अकबर भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। हंसी का ऐसा फव्वारा छूटा कि दरबार की दीवारें भी हिलने लगी। अब असली तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से ये कह दिया था कि चूंकि मीर जफर और उसके साथियों ने मुझे गधा कहकर पहचाना है, इसका मतलब वे खुद भी गधे ही हैं। उन्होंने अपमान को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसे एक शीशे की तरह वापस अपने दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया था। उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया था जिसे कोई काट नहीं सकता था। उन्होंने मीर जफर की पारखी नजर की तारीफ करके उसी की नजर से उसे और उसके साथियों को गधा साबित कर दिया था। मीर जफर और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया था। जो चेहरे कुछ देर पहले जीत की खुशी से चमक रहे थे, अब वे शर्म, अपमान और गुस्से से लाल हो चुके थे। वे समझ गए थे कि वे बीरबल को फंसाने चले थे, लेकिन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। उनका अपना ही खेल, उनका अपना ही हथियार अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका था। वे भरी सभा में खुद को गधा साबित करवा बैठे थे। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना मजेदार और बुद्धिमानी भरा जवाब नहीं सुना था। जब उनकी हंसी कुछ थमी तो उन्होंने मीर जफर की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। क्यों मीर जफर? अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अब कुछ और कहना है तुम्हें अपनी प्रजाति के बारे में? मीर जफर और उसके साथी शर्म से पानी पानी हो गए। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। मान गए बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने आज ये साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को भी सम्मान में बदल सकता है। तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि इन नासमझों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बादशाह ने मीर जफर और उसके साथियों को उनकी इस ओछी हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई और उन्हें दरबार से कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दिन की जब बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि से न सिर्फ खुद को गधा साबित होने से बचाया, बल्कि अपने दुश्मनों को ही आईना दिखा दिया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में कई बार लोग आपको शब्दों से, तानों से या अपमान से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में गुस्सा करना या निराश होना एक आसान रास्ता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जब आप सामने वाले की नकारात्मकता को ही उसकी हार का हथियार बना देते हैं। बीरबल ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा हथियार शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल और हाजिर जवाबी है। उन्होंने ये भी दिखाया कि किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा? क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जहां आपने अपनी बुद्धि से किसी मुश्किल स्थिति को संभाला हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज पूरी दुनिया में चमक रहा था। बादशाह अकबर एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रहे थे और उनका खजाना भी भरा हुआ था। ऐसे ही एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह बहुत ही अच्छे मूड में थे। उन्होंने हाल ही में एक मुश्किल मामले को बड़ी ही चतुराई से सुलझाया था और अपनी इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। दरबारियों, अकबर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, आज हमें यह एहसास हो रहा है कि ईश्वर ने हमें सिर्फ सल्तनत ही नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग भी बख्शा है। हमें लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें धोखा दे सके या हमें मूर्ख बना सके। दरबारी तुरंत चापलूसी में लग गए। बिल्कुल जहांपना, आपकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। आप तो अक्ल के बादशाह हैं, हुजूर। अकबर की नजरें बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर को उनकी ये खामोश मुस्कान थोड़ी अखरी। क्यों बीरबल? अकबर ने कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें बेवकूफ बना सकता है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपना,
आप यकीनन इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो कभी न कभी चूक कर ही जाता है। हालात और परिस्थितियां किसी को भी मूर्ख बना सकती है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ये उनके घमंड पर सीधी चोट थी। हालात, परिस्थितियां? बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम हमें मूर्ख बना सकते हो? ये एक सीधी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा, आज बीरबल फंस गया। अगर वो न कहता है तो ये बादशाह की तौहीन होगी, और अगर ना कहता है तो वो अपनी ही बात से मुकर जाएगा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, मैं आपको मूर्ख बनाने की जुर्रत कैसे कर सकता हूं? जहांपना, मैं तो आपका सेवक हूं। लेकिन हां, अगर आप खुद मूर्ख बनना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये जवाब सुनकर अकबर और भी चिढ़ गए। हम क्यों मूर्ख बनना चाहेंगे? बीरबल, बातें मत घुमाओ। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो हमें बेवकूफ बनाकर दिखाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे, और अगर नाकाम हुए तो तुम्हें 6 महीने के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा दाव था। बीरबल का पूरा करियर और उनकी इज्जत दाव पर लग चुकी थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है जहांपना, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप इस चुनौती के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और जब मैं अपना काम कर रहा होऊंगा तो आप मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंजूर है। हम भी तो देखें कि तुम ऐसा क्या करते हो। दरबार खत्म हो गया। बीरबल के दुश्मन जश्न मना रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल का आगरा से जाना अब तय है। वे नहीं जानते थे कि बीरबल ने सिर्फ एक चुनौती स्वीकार नहीं की थी, बल्कि एक ऐसे नाटक की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन बीत गए। बीरबल ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अकबर भी लगभग भूल चुके थे। उन्हें लगा कि बीरबल डर गया है और उसने हार मान ली है। फिर एक दिन बीरबल भागे भागे दरबार में आए। उनके चेहरे पर गजब की उत्तेजना और खुशी थी। जहांपनाह, गजब हो गया, एक चमत्कार हो गया। वो हाफते हुए बोले, क्या हुआ बीरबल, इतना खुश क्यों हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ज्ञान की तलाश में अक्सर साधु संतों से मिलता रहता हूं। कल रात मुझे हिमालय से आए एक बहुत ही पहुंचे हुए योगी मिले। उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया है। उन्होंने मुझे एक ऐसे जादुई पौधे के बीज दिए हैं जो सीधे स्वर्ग से धरती पर आया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जादुई पौधा? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। योगी ने बताया कि अगर इस पौधे को सही विधि विधान से उगाया जाए तो ये सिर्फ एक ही रात में बड़ा होकर फल देने लगता है, और इसका फल खाने वाला व्यक्ति अमर तो नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाती है और वो हमेशा जवान रहता है। ये सुनते ही अकबर अपने सिंहासन से लगभग उछल पड़े। हमेशा जवान रहना, ये तो हर राजा का सपना होता है। कहाँ है वो बीज? लाओ, हम उसे शाही बगीचे में उगवाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा। अब बीरबल ने अपना असली जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, जहांपनाह, यही तो मुश्किल है। उस योगी ने बताया कि इस पौधे को उगाने की एक बहुत ही कठिन शर्त है। कैसी शर्त? बीरबल ने कहा, इस पौधे को सिर्फ वही इंसान उगा सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी कोई गलती न की हो, और जो पूरी तरह से निष्पाप और पवित्र हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे छू भी लिया जिसके मन में खोट हो या जिसने कभी कोई गुनाह किया हो, तो ये बीज उसी पल जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा कौन इंसान हो सकता है जिसने जीवन में कभी कोई गलती न की हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि मेरे जैसे साधारण इंसान के बस की तो ये बात नहीं। फिर मेरे मन में आया
कि हमारे दरबार में इतने काबिल और नेक मंत्री हैं। शायद उनमें से कोई ये काम कर सके, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि अगर किसी से कोई चूक हो गई तो हम ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो देंगे। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, अंत में मुझे लगा कि इस पूरी सल्तनत में, बल्कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस पौधे को उगाने के काबिल है। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो न्याय की मूर्ति है और जिसका दिल शीशे की तरह साफ है। और वह है आप, जहांपनाह। ये सुनते ही अकबर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। बीरबल ने उनके घमंड को मक्खन की तरह पिघला दिया था। हां बीरबल, तुम सही कहते हो, अकबर ने कहा। हमसे ज्यादा निष्पाप कौन हो सकता है? हमने हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया है। लाओ वो बीज, हम ही उसे रोपेंगे। बीरबल के दुश्मन समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वे बीरबल को फंसाने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक और छोटी सी शर्त है। योगी ने बताया कि इस बीज को रोपते समय रोपने वाले व्यक्ति को अपने सारे शाही वस्त्र और अहंकार त्यागने होंगे। उसे एक साधारण किसान की तरह सिर्फ एक लंगोट पहनकर अपने हाथों से जमीन खोदनी होगी। और सबसे जरूरी बात, जब वो बीज बो रहा हो तो उसे अपने मुंह में पानी भरकर रखना होगा, ताकि कोई अपशब्द या सांसारिक बात मुंह से न निकले। और उसे अपनी पीठ पर एक टोकरी बांधनी होगी जिसमें गोबर भरा हो, जो जमीन की पवित्रता का प्रतीक है। ये सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। शहंशाह अकबर एक लंगोट में, मुंह में पानी भरे हुए और पीठ पर गोबर की टोकरी लादे हुए, ये कल्पना ही हास्यास्पद थी। लेकिन अकबर, जो हमेशा जवान रहने के सपने में पूरी तरह खो चुके थे, उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उनका घमंड उन पर हावी था। उन्हें लग रहा था कि ये एक दिव्य कार्य है और इसके लिए कोई भी त्याग छोटा है। ठीक है बीरबल, हमें सब मंजूर है, अकबर ने घोषणा की। कल सुबह सूर्योदय के समय हम शाही बगीचे में ये पौधा रोपेंगे। पूरे शहर में मुनादी करवा दो कि कल सुबह सब लोग महल के बाहर इकट्ठा हों और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। बीरबल ने मन ही मन सोचा, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। अगली सुबह आगरा में ऐसा नजारा था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। महल के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। हर कोई ये देखने आया था कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है। तभी महल के दरवाजे खुले और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, आज सिर्फ एक लंगोट पहने हुए थे। उनके गाल मुंह में भरे पानी की वजह से फूले हुए थे। उनकी पीठ पर गोबर से भरी एक टोकरी बंधी हुई थी और वो नंगे पैर धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ रहे थे। लोग हैरान थे, परेशान थे और कुछ अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबा रहे थे। दरबारियों का तो शर्म के मारे सिर झुक गया था। अकबर लोगों की परवाह किए बिना बगीचे में एक चुनी हुई जगह पर पहुंचे। उन्होंने अपने शाही हाथों से जमीन खोदनी शुरू की। वो पूरी तरह से उस जादुई पौधे के ख्यालों में खोए हुए थे। बीरबल एक कोने में खड़े ये पूरा नाटक देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और शांत मुस्कान थी। अकबर ने गड्ढा खोदा, उसमें बीज डाला और उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर वो खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कब पौधा उगेगा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट, 10 मिनट। जब कुछ नहीं हुआ तो अकबर को थोड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आधा घंटा बीत गया। अब अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने अपने मुंह में भरा पानी थूक दिया। बीरबल, वो गुस्से से चिल्लाए, ये क्या मजाक है? पौधा क्यों नहीं उग रहा? कहाँ है वो योगी? अब बीरबल का इंतजार खत्म हुआ था। वो धीरे धीरे चलकर अकबर के पास आए। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, जहांपनाह, कोई योगी नहीं था
और न ही कोई जादुई बीज है। ये सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तो फिर ये सब क्या था? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, यह सब आपकी उस चुनौती का जवाब था। जहां पनाह। अकबर को याद आया, हमें बेवकूफ बनाकर दिखाओ। बीरबल ने कहा, आपने कहा था कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, लेकिन आज आपने खुद को ही मूर्ख साबित कर दिया। आपने सिर्फ एक अनसुनी कहानी पर हमेशा जवान रहने के लालच में अपनी बुद्धि, अपना विवेक, सब कुछ ताक पर रख दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि एक शहंशाह का इस तरह अपनी प्रजा के सामने आना कितना हास्यास्पद है। मैंने आपको मूर्ख नहीं बनाया, जहां पनाह। आपके घमंड और आपके लालच ने आपको मूर्ख बनाया है। अब अकबर को पूरी बात समझ में आई। उनका चेहरा शर्म और ग्लानि से लाल हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा। हजारों आंखें उन्हें घूर रही थी। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे, लेकिन उस पल वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लग रहे थे। उनका गुस्सा भड़क उठा। बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने हमारा तमाशा बना दिया। हम तुम्हें सजा देंगे। बीरबल ने कहा, आप मुझे जो चाहें सजा दे सकते हैं, जहां पनाह। लेकिन क्या आप 10,000 सोने की मोहरें हारना स्वीकार करते हैं? ये सुनकर अकबर चुप हो गए। उन्हें अपनी चुनौती और अपना वादा याद आ गया। वो शर्त हार चुके थे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। मेरा मकसद आपका अपमान करना नहीं था, जहां पनाह। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह दिखाना था कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो गलतियां कर सकता है। घमंड और लालच बुद्धि के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज के बाद शायद आप किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। अकबर चुपचाप खड़े रहे। बीरबल के शब्दों में कड़वी सच्चाई थी। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हुआ और उसकी जगह एक गहरी समझ ने ले ली। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और जोर से हंसने लगे। वो अपनी हार पर, अपनी मूर्खता पर और बीरबल की असाधारण बुद्धि पर हंस रहे थे। तुम जीत गए बीरबल, तुम जीत गए। अकबर ने कहा, तुमने हमें आज जो सबक सिखाया है वो हमें कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे सबसे बड़े गुरु हो। अकबर ने बीरबल को न सिर्फ 10,000 मोहरें इनाम में दी, बल्कि उन्हें अपना सबसे कीमती हार भी तोहफे में दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दिन की जब बीरबल ने बादशाह अकबर को ही बेवकूफ बना दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन घमंड इंसान को अंधा बना देता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि लालच में आकर हमें कभी भी अपनी सोचने समझने की शक्ति को नहीं खोना चाहिए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मजाक वो होता है जिसके अंत में एक गहरा सबक छिपा हो। आपको यह मजेदार कहानी कैसी लगी? क्या बीरबल ने जो किया वो सही था? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। कहानी 4। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ धड़क रहा था। इसके मुख्य बाजार में एक से बढ़कर एक दुकानें थी, लेकिन एक दुकान ऐसी थी जिसके सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक पल के लिए ठहर जाता था। यह दुकान थी सेठ हीरालाल की। हीरालाल आगरा का सबसे प्रसिद्ध इत्र विक्रेता था। उसकी दुकान में कन्नौज के गुलाब, मैसूर के चंदन, ईरान के ऊद और न जाने कहां से लाए गए फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार किए गए इत्र की शीशियां सजी रहती थी। उसकी दुकान से उठने वाली महक पूरे बाजार को सुगंधित कर देती थी। हीरालाल जितना अपनी कला में माहिर था, उतना ही वो घमंडी और लालची भी था। उसे लगता था कि उसकी बनाई हर खुशबू दुनिया की सबसे कीमती चीज है और हर कोई उसे खरीदने की हैसियत नहीं रखता। वो गरीबों को अपनी दुकान के पास फटकने भी नहीं देता था। उसी शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भोला। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव। भोला दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी कमाता
उसी से अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में कोई शौक या विलासिता नहीं थी, सिवाय एक छोटी सी आदत के। हर शाम अपना काम खत्म करने के बाद घर लौटते समय भोला जानबूझकर सेठ हीरालाल की दुकान के सामने से गुजरता था। वो दुकान के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता, अपनी आंखें बंद करता और एक लंबी गहरी सांस लेता। दुकान से आती इत्र की मनमोहक खुशबू जब उसकी सांसों में भर जाती तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती। दिन भर की थकान, मेहनत और पसीना उस एक पल की खुशबू से जैसे धुल जाता था। उसे ऐसा महसूस होता मानो वो किसी फूलों के बाग में पहुंच गया हो। ये उसके लिए दिन का सबसे खूबसूरत पल था। वो न तो दुकान के अंदर जाता, न ही किसी चीज को छूता, बस दूर से ही उस दिव्य सुगंध का आनंद लेता और अपने रास्ते चल देता। शुरू में सेठ हीरालाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये भोला का रोज का नियम बन गया तो हीरालाल की त्योरियां चढ़ गई। उसे ये बात खलने लगी। एक दिन उसने अपने नौकर से पूछा, ये कंगाल आदमी रोज यहां आकर क्या करता है? नौकर ने कहा, सेठ जी, ये बस खड़ा होकर आपके इत्र की खुशबू लेता है और चला जाता है। ये सुनकर हीरालाल का पारा चढ़ गया। खुशबू लेता है? मुफ्त में? मेरी मेहनत से बनाए गए कीमती इत्र की आत्मा को ये अपनी गंदी सांसों में भरता है और बिना एक कौड़ी दिए चला जाता है। ये तो सरासर चोरी है। अगले दिन जब भोला अपनी आदत के अनुसार दुकान के पास आकर रुका, हीरालाल गुस्से में बाहर निकला। ए, रुक! वो चिल्लाया। भोला डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या हुआ सेठ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हीरालाल ने उसे घूरते हुए कहा, गलती? तू रोज यहां आकर मेरे इत्र की खुशबू चुराता है। क्या तुझे पता है कि इस खुशबू को बनाने में कितनी मेहनत और पैसा लगता है? ये कोई खैरात नहीं है जो तू रोज मुफ्त में लूटने चला आता है। भोला हक्का बक्का रह गया। चुराता हूं? सेठ जी, मैं तो बस दूर खड़ा होकर हवा में फैली महक को सूंघता हूं। इसमें चोरी कैसी? चोरी नहीं तो और क्या है? हीरालाल गरजा। इत्र का असली मजा तो उसकी खुशबू में ही है। तू उसे सूंघकर उसका आनंद ले लेता है, जिससे मेरे इत्र का असर कम हो जाता है। आज से अगर तू इस दुकान के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। भोला उदास मन से वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सांस लेना भी गुनाह कैसे हो सकता है। उसने कुछ दिन खुद को रोका, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो खुशबू उसकी दिन भर की थकान मिटाने वाली दवा जैसी थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया, ये सोचकर कि शायद सेठ का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। लेकिन हीरालाल तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत भोला को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, चोर! चोर! पकड़ो इस चोर को! ये मेरी खुशबू चुरा रहा है। बाजार में भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे कि ये कैसा इल्जाम है, लेकिन हीरालाल अपनी बात पर अड़ा था। उसने फैसला किया कि वो इस चोर को बादशाह के दरबार में ले जाकर ही दम लेगा। वो भोला को घसीटते हुए आगरा के किले की ओर चल पड़ा, ये कहते हुए कि आज बादशाह ही फैसला करेंगे कि मेरी खुशबू की कीमत क्या है। अगले दिन शहंशाह अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। राज्य के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रही थी। तभी पहरेदारों ने सूचना दी कि सेठ हीरालाल किसी फरियाद के साथ हाजिर होना चाहता है। अकबर ने इजाजत दी। सेठ हीरालाल अपने कीमती कपड़ों में सजाद जा और उसके पीछे सहमा हुआ फटेहाल भोला दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने हीरालाल को उसकी आलीशान दुकान के कारण पहचान लिया। कहो सेठ हीरालाल, क्या बात है? तुम न्याय की गुहार लेकर आए हो या किसी नए इत्र की पेशकश? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हीरालाल ने नाटकीय ढंग से झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं न्याय के लिए आया हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी चोरी हुई है और चोर आपके सामने खड़ा है। उसने भोला की ओर इशारा किया। पूरा दरबार भोला की दयनीय हालत देखकर हैरान था। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, सेठ जी,
इस बेचारे के पास तो तन ढकने को कपड़े नहीं है, ये आपकी क्या चीज चुराएगा? हीरालाल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। इसने मेरी दुकान की सबसे कीमती चीज चुराई है, जहांपनाह। इसने मेरे इत्र की खुशबू चुराई है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाए। खुशबू की चोरी? अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। सेठ, साफ साफ बताओ, माजरा क्या है? हीरालाल ने पूरी कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई। आलमपनाह, यह आदमी पिछले कई महीनों से रोज मेरी दुकान के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और मेरे लाखों की कीमत वाले इत्र की खुशबू को मुफ्त में अपनी सांसों में भरता है। मैंने इसे मना किया, लेकिन ये नहीं माना। खुशबू ही तो इत्र की जान होती है। जब कोई उसे सूंघ लेता है तो उसका असर कम हो जाता है। इसने मेरी संपत्ति का उपभोग किया है बिना उसकी कीमत चुकाए। ये चोरी नहीं तो और क्या है? मैं चाहता हूं कि इसे सजा मिले और मेरे नुकसान का हर्जाना दिलाया जाए। अब दरबार में बैठे मंत्री और सलाहकार भी सोच में पड़ गए। मामला था तो बेतुका, लेकिन हीरालाल की दलीलें कानूनी दांवपेंच में उलझी हुई थी। संपत्ति का उपभोग बिना इजाजत के करना गलत तो था, लेकिन क्या खुशबू को संपत्ति माना जा सकता है? अकबर ने भोला से पूछा, क्या सेठ जो कह रहा है वो सच है? भोला ने कांपते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं। मैं सेठ जी का कीमती इत्र खरीद तो नहीं सकता। मैं तो बस दूर से उसकी महक लेकर ही खुश हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि हवा में सांस लेना भी गुनाह है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मालिक। अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ एक अमीर व्यापारी था जो तकनीकी रूप से अपनी संपत्ति के उपभोग की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक सुंदर चीज की प्रशंसा की थी। न्याय कैसे किया जाए? जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अकबर की नजरें अपने सबसे काबिल नवरत्न पर जाकर टिकी। बीरबल, अकबर ने पुकारा, इस अजीब मुकदमे पर तुम्हारी क्या राय है? क्या खुशबू की चोरी हो सकती है? और अगर हां, तो उसका न्याय कैसे होगा? दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अब बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और फिर सेठ हीरालाल की ओर मुड़े। सेठ जी, आपकी शिकायत बहुत गंभीर है, बीरबल ने कहा, और जहांपनाह का दरबार हर किसी को न्याय देने के लिए है, लेकिन न्याय करने से पहले हमें नुकसान का सही अंदाजा लगाना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस आदमी ने आपकी कितनी कीमत की खुशबू का आनंद लिया है? हीरालाल ने सोचा, ये तो मेरे पक्ष में जा रहा है। उसने तुरंत कहा, हुजूर, ये पिछले 6 महीनों से रोज आ रहा है। मेरे हिसाब से इसने कम से कम 100 सोने की मोहरों के बराबर की खुशबू का उपभोग कर लिया है। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है, 100 सोने की मोहरें। जहांपनाह, मुझे इस मामले में फैसला सुनाने के लिए कल तक का समय चाहिए। कल सेठ हीरालाल और ये गरीब आदमी दोनों फिर से दरबार में हाजिर हों। न्याय जरूर होगा। अकबर ने इजाजत दे दी। हीरालाल खुशी खुशी दरबार से गया, ये सोचकर कि कल उसे 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। वही भोला का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। 100 सोने की मोहरें तो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। लोगों में कल के मुकदमे को लेकर भारी उत्सुकता थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। सेठ हीरालाल अपनी जीत के पूरे भरोसे के साथ दरबार में खड़ा था। भोला एक कोने में डरा समा अपनी किस्मत को कोस रहा था। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें सिक्के भरे हुए थे। बीरबल ने बादशाह से इजाजत लेकर कार्यवाही शुरू की। वो सबसे पहले भोला के पास गए। भोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब निकाल कर मुझे दे दो, बीरबल ने नरमी से कहा। भोला ने अपनी फटी हुई कमरपेटी से कुछ तांबे के सिक्के निकाले। उसकी कुल जमा पूंजी बस वही थी।
उसने कांपते हाथों से वे सिक्के बीरबल को दे दिए। अब बीरबल सेठ हीरालाल के पास गए। सेठ जी, कृपया आप आगे आए। हीरालाल अकड़कर आगे बढ़ा। उसे लगा कि बीरबल उसे हर जाने के पैसे देने वाले हैं। बीरबल ने सिक्कों से भरी थैली अपने हाथ में ली और उसे हीरालाल के कान के पास ले जाकर जोर जोर से हिलाया। सिक्कों की खनकती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। छन छन छन। बीरबल ने कई बार ऐसा किया। हीरालाल हैरान था कि ये क्या हो रहा है। दरबार में बैठे लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर तक सिक्के खनकाने के बाद बीरबल रुके और हीरालाल से पूछा, सेठ जी, क्या आपने इन सिक्कों की आवाज सुनी? हीरालाल ने चिढ़कर कहा, हां, सुनी। मैं बहरा नहीं हूं। लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मेरे पैसे मुझे दीजिए। बीरबल मुस्कुराए। एक और सवाल, सेठ जी, क्या आपको इन सिक्कों की खनकती हुई आवाज सुनकर अच्छा लगा? क्या ये आवाज आपके कानों को मीठी लगी? हीरालाल लालची तो था ही। पैसे की आवाज उसे हमेशा अच्छी लगती थी। उसने कहा, हां, पैसे की आवाज किसे अच्छी नहीं लगती। ये बहुत मधुर ध्वनि है, पर इसका मेरे मुग्ध में से क्या लेना देना? अब बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आवाज में एक अधिकार आ गया। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, लेना देना है सेठ जी, बहुत गहरा लेना देना है। वो बादशाह अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, फैसला हो चुका है। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल ने घोषणा की, इस मुकदमे का न्याय यह है, जिस तरह भोला ने आपके इत्र की खुशबू का आनंद लिया, जो कि एक भौतिक वस्तु नहीं है, उसी तरह आपको भी भोला के पैसों की आवाज से अपना हर्जाना मिल गया है। भोला ने आपके इत्र को छुआ नहीं, सिर्फ उसकी सुगंध ली। आपने भी उसके पैसों को छुआ नहीं, सिर्फ उसकी खनक सुनी। खुशबू का दाम, खनक, हिसाब बराबर। ये सुनते ही दरबार में एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर तालियों और वाह वाह की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान थे। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने ऐसा सटीक और काव्यात्मक न्याय अपने जीवन में नहीं देखा था। सेठ हीरालाल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गया कि बीरबल ने उसी के तर्क से उसे मात दे दी है। उसके पास कहने को एक शब्द नहीं था। उसका लालच और घमंड सबके सामने शर्मिंदा हो चुका था। बीरबल ने भोला के सिक्के उसे वापस करते हुए कहा, जाओ भोला, तुम आजाद हो। और हां, तुम्हें किसी भी सुंदर चीज की प्रशंसा करने का पूरा हक है, जब तक तुम उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और सेठ हीरालाल को कड़ी फटकार लगाई। सेठ, तुमने अपनी तुच्छ सोच से दरबार का कीमती वक्त बर्बाद किया। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम पर 100 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाता है, जो शाही खजाने में जमा होगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के बेतुके मुकदमे लेकर आने की हिम्मत न करे। हीरालाल सिर झुकाए अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। भोला की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बीरबल के आगे सिर झुकाया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इत्र की खुशबू के उस अनोखे मुकदमे की। बीरबल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सच्चा न्याय केवल कानूनों की किताबों में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और मानवता की समझ में निहित होता है। उन्होंने सिखाया कि लालच इंसान को अंधा और हास्यास्पद बना देता है, जबकि मासूमियत और सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जैसे फूलों की महक, सूरज की रोशनी या किसी की मुस्कान। इन पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। ये कुदरत के वो तोहफे हैं जिनका आनंद लेने का हक हर किसी को है। आपको बीरबल का ये अनोखा न्याय कैसा लगा? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव है जहां किसी ने बेतुकी बात पर अपना हक जताया हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर अपने दीवान खास में बैठे थे। बाहर मौसम सुहाना था, लेकिन बादशाह का मन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो रोज रोज के राजकाज, हिसाब किताब और शिकायतों से ऊब चुके थे। उनका मन कुछ नया, कुछ अलग और कुछ चुनौतीपूर्ण चाहता था, जो उनके दिमाग को झकझोर कर रखते। उन्होंने अपने नवरत्नों और खास दरबारियों पर एक नजर डाली। सब अपनी अपनी जगह पर पूरी शान से बैठे थे, लेकिन अकबर जानते थे कि इनमें से कितनों के दिमाग में सचमुच की बुद्धि है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। दरबारियों, बादशाह की गंभीर आवाज गूंजी, आज हम राजकाज की बातें नहीं करेंगे। आज हम ज्ञान और समझ की बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे राज्य में, या यूं कहो कि पूरी दुनिया में, सबसे बदसूरत चीज क्या है। ये सवाल किसी तीर की तरह दरबारियों के कानों में लगा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बदसूरत चीज, ये कैसा सवाल था? किसी ने सोचा, क्या बादशाह किसी बदशक्ल इंसान की बात कर रहे हैं? किसी ने सोचा, शायद किसी सड़े हुए जानवर की। एक दरबारी, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, हिम्मत करके खड़ा हुआ। जहां अपना, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बदसूरत चीज एक सड़ा हुआ शव है, जिससे भयानक दुर्गंध आती हो और जिसे देखकर किसी को भी उल्टी आ जाए। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, ये जवाब अधूरा है। शव तो मृत्यु के बाद की एक अवस्था है, उसमें जीवन नहीं होता। हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो जीवित अवस्था में भी घृणा पैदा करे। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। आलम पनाह, शायद कोई भयानक बीमारी, जैसे कोर, जिससे इंसान का शरीर गलने लगता है। उससे बदसूरत और क्या हो सकता है? अकबर ने कहा, बीमारी एक दुर्भाग्य है, एक पीड़ा है। हम पीड़ित से घृणा नहीं कर सकते। ये जवाब ही हमें संतुष्ट नहीं कर सका। अब दरबारियों के पसीने छूटने लगे। वे समझ गए कि ये सवाल जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। वे सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देने लगे। कोई गंदे नाले की बात करता, कोई किसी जहरीले कीड़े की, तो कोई किसी वीरान और भूतहा जगह की। लेकिन कोई भी जवाब बादशाह अकबर के मन को नहीं भाया। अकबर निराश हो गए। उन्होंने कहा, लगता है हमारे दरबार में किसी के पास इस सवाल का गहरा जवाब नहीं है। सब केवल सतह पर ही सोच रहे हैं। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस सवाल में कोई हैरानी ही न हुई हो। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, जवाब तो है, लेकिन उसे साबित करने के लिए मुझे कुछ समय और आपकी इजाजत चाहिए होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कैसी इजाजत और कितना समय? बीरबल बोले, मुझे 7 दिन का समय चाहिए। मैं आपको दुनिया की सबसे बदसूरत चीज केवल बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा भी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ऐसा क्या दिखाने वाले थे? अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7वें दिन तुम हमें उस जगह ले चलोगे जहां दुनिया की सबसे बदसूरत चीज मौजूद है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हमें पसंद नहीं आया या तुम हमें संतुष्ट नहीं कर पाए, तो तुम्हें भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, जहां अपना। दरबारियों ने सोचा, अब फंसा बीरबल। ऐसी कौन सी चीज है जो बादशाह को दिखाकर वो खुद को सही साबित कर पाएगा? वे सब उस दिन का इंतजार करने लगे जब बीरबल का घमंड टूटेगा। अगले 6 दिन बीत गए, जहां बाकी दरबारी ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। वही बीरबल ने कुछ भी नहीं किया। वो रोज की तरह दरबार में आते, अपनी जिम्मेदारियां निभाते और शाम को घर चले जाते। उनके चेहरे पर कोई चिंता या तनाव नहीं था। वो उतने ही शांत और सहज थे जितने हमेशा रहते थे। दरबारी आपस में बातें बनाते, लगता है बीरबल ने हार मान ली है।
उसके पास कोई जवाब नहीं है। 7वें दिन वो बादशाह के सामने कोई बहाना बना देगा। 6ठे दिन की शाम को बीरबल ने 2 सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों को आगरा के सबसे अमीर मोहल्ले में एक खास हवेली का पता बताया और कहा, तुम दोनों आज रात साधारण कपड़ों में इस हवेली के पास छिपकर पहरा दोगे। उस घर में जो कुछ भी हो उस पर नजर रखना। वहां 2 भाई रहते हैं, सेठ धर्मदास और सेठ करमदास। तुम्हें बस ये देखना है कि उनके बीच क्या होता है। सैनिक हैरान थे, लेकिन बीरबल का आदेश था तो मानना ही था। वे दोनों उस रात उस आलीशान हवेली के पास छिपकर बैठ गए। वो हवेली बाहर से किसी महल की तरह दिखती थी। अंदर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। धर्मदास और करमदास अपने पिता की मृत्यु के बाद उस विशाल संपत्ति के मालिक बने थे। वे दोनों शहर के सबसे इज्जतदार व्यापारियों में गिने जाते थे और दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। लोग उनकी एकता की मिसालें देते थे, लेकिन बीरबल, जो इंसान की नब्ज पहचानना जानते थे, उन्हें कुछ और ही पता था। उन्हें खबर मिली थी कि हाल ही में संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच कुछ अनबन शुरू हुई है। एक छोटा सा बीज जो अब धीरे धीरे एक जहरीला पेड़ बनने की तैयारी में था। उस रात जैसा बीरबल ने सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों भाइयों के बीच उनके पिता की एक पुरानी तिजोरी को लेकर बहस छिड़ गई। बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। आवाजें ऊंची होने लगी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाने लगे। जो भाई कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। उनकी पत्नियां और बच्चे सहमे हुए ये सब देख रहे थे। घर जो कभी स्वर्ग जैसा था, आज नरक की आग में जल रहा था। सैनिकों ने सुबह आकर ये सारा हाल बीरबल को सुनाया। बीरबल ने बस सिर हिलाया, जैसे उन्हें ये सब पहले से ही पता हो। आज 7वां दिन था। 7वें दिन बीरबल सुबह सुबह बादशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां अपना, आज मैं आपको दुनिया की सबसे बदसूरत चीज दिखाने ले जा रहा हूं। कृपया भेष बदलकर मेरे साथ चलें, ताकि कोई हमें पहचान न सके। अकबर उत्सुकता से तैयार हो गए। दोनों ने साधारण सौदागरों का भेष बनाया और आगरा की गलियों से होते हुए उस अमीर मोहल्ले की ओर चल पड़े। दरबारी दूर से उन पर नजर रखे हुए थे, ये जानने के लिए कि आखिर बीरबल बादशाह को कहां ले जा रहे हैं। बीरबल अकबर को उसी आलीशान हवेली के सामने ले जाकर रुके। हवेली बाहर से अब भी उतनी ही खूबसूरत और भव्य थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम मुझे इस खूबसूरत हवेली में क्या दिखाने लाए हो? यहां तो हर चीज सुंदर है। ये तो बदसूरती की परिभाषा के एकदम उलट है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली सुंदरता या बदसूरती दीवारों में नहीं, बल्कि उन दीवारों के अंदर रहने वालों में होती है। थोड़ा सब्र रखें, आपको अपना जवाब जल्द ही मिल जाएगा। बीरबल ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। एक नौकर ने दरवाजा खोला। बीरबल ने उसे बताया कि वे पड़ोसी राज्य से आए व्यापारी हैं और सेठ बंधुओं से व्यापार के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। नौकर उन्हें अंदर ले गया। जैसे ही अकबर और बीरबल ने हवेली के मुख्य आंगन में कदम रखा, वे हैरान रह गए। बाहर से जो हवेली स्वर्ग लग रही थी, अंदर उसका माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। घर का सारा कीमती सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। खूबसूरत कालीन फटे हुए थे, फूलदान टूटे पड़े थे। एक तरफ सेठ धर्मदास बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। दूसरी तरफ करमदास खड़ा था, उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वे जन्मों के दुश्मन हों। उनकी पत्नियां कोनों में खड़ी रो रही थी। बच्चे डरेस में अपने मां बाप का ये भयानक रूप देख रहे थे। हवा में प्यार और सम्मान की जगह सिर्फ कड़वाहट, नफरत और तनाव घुला हुआ था। धर्मदास चिल्ला रहा था, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। पिताजी की हर चीज पर पहला हथ मेरा है। ये तिजोरी मैं ही रखूंगा। करमदास चीख रहा था,
हज की बात मत करो भाई। पिताजी ने हमेशा हम दोनों को बराबर माना। अगर ये तिजोरी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर किसी भी सभ्य इंसान का सिर शर्म से झुक जाए। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपने मां बाप के दिए संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। अकबर ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही घर था जिसकी मिसालें दी जाती थी। ये वही भाई थे जिनके प्रेम के किस्से सुनाए जाते थे। आज वे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। उनके सुंदर चेहरे क्रोध और घृणा से इतने विकृत हो गए थे कि वे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। वो खूबसूरत घर, वो कीमती सामान, वो धन दौलत, सब कुछ उस लड़ाई की आग में जलकर बदसूरत और बेमायने लग रहा था। अकबर ने और देखना सहन नहीं किया। वो चुपचाप बीरबल के साथ हवेली से बाहर आ गए। बाहर आकर अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनका मन बहुत विचलित था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये सब क्या था? इतना सुंदर परिवार, इतना प्यार, सब कैसे खत्म हो गया? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं। बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे बदसूरत चीज कोई सड़ा हुआ शव, कोई बीमारी या कोई गंदी जगह नहीं है। दुनिया की सबसे बदसूरत, सबसे घिनौनी और सबसे विनाशकारी चीज है कलह, यानी आपसी फूट, लड़ाई और नफरत। अकबर चुपचाप सुनते रहे। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहांपनाह, आपने अभी अभी अपनी आंखों से देखा। कलह ने क्या किया? उसने एक खूबसूरत घर को नरक बना दिया। उसने दो प्यार करने वाले भाइयों को जानी दुश्मन बना दिया। उसने सुंदर चेहरों को क्रोध से बदसूरत बना दिया। उसने बच्चों की मासूमियत छीन ली। उसने धन दौलत और सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। कलह एक ऐसी आग है, जहांपनाह, जो सबसे पहले इंसान की इंसानियत और अच्छाई को जलाकर राख कर देती है। ये रिश्तों को खा जाती है, घरों को तोड़ देती है और साम्राज्यों को बर्बाद कर देती है। एक सुंदर से सुंदर बगीचे में अगर कलह का बीज बो दिया जाए तो वहां सिर्फ कांटे उगेंगे। कोई भी बाहरी बदसूरती, जैसे गरीबी या बीमारी, उतनी भयानक नहीं होती जितनी मन के अंदर की ये बदसूरती, क्योंकि यही वो चीज है जो इंसान को इंसान से जानवर बना देती है। बीरबल ने निष्कर्ष दिया, इसलिए मेरे नजरिए में कलह ही इस दुनिया की सबसे बदसूरत चीज है, क्योंकि ये हर सुंदरता को नष्ट करने की ताकत रखती है। अकबर बीरबल का ये जवाब सुनकर निशब्द हो गए। उन्हें अपने सवाल का इतना गहरा और सच्चा जवाब मिला था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने उन्हें केवल एक जवाब नहीं दिया था, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य दिखाया था। उन्हें समझ आ गया था कि दरबारी क्यों गलत थे। वे सब बाहरी बदसूरती खोज रहे थे, जबकि असली बदसूरती तो इंसान के मन और उसके व्यवहार में छिपी होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच और समझ का कोई मुकाबला नहीं। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारा जवाब ही सर्वश्रेष्ठ है। बादशाह ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए, लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम बादशाह की आंखों में अपने लिए सम्मान और समझ को देखना था। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे बदसूरत चीज की। बीरबल ने हमें सिखाया कि असली बदसूरती किसी के रंगरूप या हालात में नहीं होती। असली बदसूरती होती है हमारे दिलों में पलने वाली नफरत, हमारे रिश्तों में घुलने वाले जहर और हमारी जुबान से निकलने वाले कड़वे शब्दों में। कलह या आपसी फूट वो दीमक है जो सबसे मजबूत रिश्तों और सबसे खूबसूरत घरों की नींव को खोखला कर देती है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जब भी कलह जन्म लेती है तो सुंदरता अपने आप खत्म हो जाती है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा?
क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? आपकी नजर में दुनिया की सबसे बदसूरत चीज क्या है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। कहानी 6। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और बादशाह अकबर का दरबार एक से बढ़कर एक काबिल लोगों से भरा हुआ था। लेकिन उन सभी काबिल लोगों के बीच बीरबल का कद सबसे ऊंचा था। बादशाह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, कोई भी मुश्किल सुलझाने से पहले, या यूं कहें कि अपना दिन शुरू करने से पहले भी बीरबल की सलाह जरूर लेते थे। बीरबल क्या सोचते हैं, ये सवाल दरबार में आम हो गया था। बादशाह का ये अथाह प्रेम और विश्वास कुछ दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। इनमें सबसे प्रमुख था मीर कासिम, जो अकबर का एक पुराना और वफादार मंत्री था। मीर कासिम खुद को बीरबल से ज्यादा अनुभवी और काबिल समझता था। उसे लगता था कि बीरबल सिर्फ अपनी मीठी बातों और चालाकी से बादशाह को बहलाता है, जबकि असली ज्ञान और तजुर्बा तो उसके पास है। उसके साथ कुछ और दरबारी भी थे, शाही खजांची, सेना का एक सिपह सालार और कुछ अन्य मंत्री जो बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलते थे। वे अक्सर छिप छिप कर मिलते और बीरबल के खिलाफ अपने दिलों की भड़ास निकालते। एक शाम वे सब मीर कासिम की हवेली में इकट्ठा हुए। आखिर कब तक हम इस मस्खरे की जीहुजूरी करते रहेंगे? सिपह सालार ने गुस्से में कहा। बादशाह तो जैसे उसके बिना एक सांस भी नहीं लेते। खजांची बोला, और उसकी वजह से हमारी कोई पूछ ही नहीं रही। हर मामले में बीरबल, हर फैसले में बीरबल, जैसे हम सब तो यहां घास छीलने के लिए बैठे हैं। मीर कासिम, जो अब तक चुपचाप हुक्का पी रहा था, ने एक गहरा कश लिया और धुएं के छल्ले बनाते हुए बोला, दोस्तों, शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इस कांटे को रास्ते से हटाना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सब उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मीर कासिम ने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हम बीरबल को मार नहीं सकते क्योंकि बादशाह हमें नहीं छोड़ेंगे। हम उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपनी चतुराई से बच निकलेगा। हमें उसे हराना है तो उसी के मैदान में हराना होगा। हमें बादशाह और पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना होगा कि जिसे वे बुद्धि का सागर समझते हैं, वो असल में एक नंबर का मूर्ख है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक चमक आ गई। लेकिन ये होगा कैसे? एक मंत्री ने पूछा। उसे मूर्ख साबित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। मीर कासिम ने कहा, हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे, एक ऐसी योजना बनाएंगे जो देखने में बादशाह के लिए एक शानदार विचार लगेगी, लेकिन असल में वो एक पिंजरा होगी। एक ऐसा पिंजरा जिसमें बीरबल खुद ब खुद आकर फंस जाएगा। हम बादशाह को एक ऐसा काम करने के लिए मनाएंगे जो पूरी तरह से अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण हो। अगर बीरबल उस काम का समर्थन करता है तो वो मूर्ख साबित होगा, और अगर वो उसका विरोध करता है तो वो बादशाह की नाफरमानी का दोषी होगा। दोनों ही सूरतों में उसकी हार तय है। मीर कासिम ने अपनी योजना सबके सामने रखी और उसे सुनकर सभी दरबारियों की आंखें चमक उठीं। ये एक अचूक योजना थी, एक ऐसी साजिश जिससे बीरबल का बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। अगले दिन मीर कासिम और उसके साथी दरबारी बड़े ही गंभीर और उत्साहित चेहरे बनाकर बादशाह अकबर के सामने पेश हुए। जहां अपना मीर कासिम ने अदब से झुककर कहा, कल रात हम सब आपके राज्य की भलाई और आपकी शान के बारे में सोच रहे थे। हमारे मन में एक अद्भुत विचार आया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा विचार? मीर कासिम बोला, आलम पनाह, क्यों न हम अपनी प्रजा की वफादारी और आपके प्रति उनके प्रेम की एक परीक्षा लें। हम चाहते हैं कि आप एक शाही फरमान जारी करें। शहर के बाहर एक बहुत बड़ा हौद, तालाब खुदवाया जाए और फिर ये ऐलान किया जाए कि आने वाली अमावस्या की रात को शहर का हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, अपने घर से एक लोटा दूध लाकर उस हौद में डालेगा। इस तरह
सुबह तक हमारे पास एक दूध का सागर तैयार हो जाएगा। उस दूध से हम गरीबों और फकीरों के लिए एक विशाल भोज का आयोजन करेंगे। इससे आपकी शान पूरी दुनिया में फैलेगी और आपकी प्रजा का आपके प्रति प्रेम भी साबित हो जाएगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। वो हमेशा से ही कुछ भव्य और अनोखा करने के शौकीन थे। दूध का सागर, ये कल्पना ही कितनी शानदार थी। वाह, क्या खूब सोचा है, अकबर ने कहा। यह तो एक बेहतरीन विचार है। इससे हमारी प्रजा की एकता भी दिखेगी। तभी, जैसा कि साजिशकर्ताओं ने सोचा था, अकबर ने अपनी आदत के अनुसार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस योजना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। ये उनकी साजिश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे पथ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो जानते थे कि ये योजना जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। वो मीर कासिम और उसके साथियों की आंखों में छिपी शैतानी चमक को भी देख सकते थे। लेकिन बीरबल ने वही किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये तो एक नेक और शानदार विचार है। इससे आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। मैं इस योजना का पूरा समर्थन करता हूं। ये सुनते ही मीर कासिम और उसके साथियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। वे मन ही मन हंसे, फंस गया, इसने योजना का समर्थन कर दिया। अब जब ये योजना बुरी तरह से असफल होगी, तो सारा दोष इसी के सिर पर आएगा और ये मूर्ख साबित हो जाएगा। अकबर बीरबल की सहमति से बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत दूध का सागर बनवाने का शाही फरमान जारी कर दिया। पूरे आगरा में मुनादी करवा दी गई। शहर के बाहर एक विशाल हौद की खुदाई शुरू हो गई। साजिशकर्ता अपनी पहली जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल उनके जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। वे नहीं जानते थे कि बीरबल ने सिर्फ चारा निगला था। कांटा अभी भी उनके हाथ में ही था। अमावस्या की रात आ गई। घना अंधेरा छाया हुआ था। शहर के बाहर खोदे गए विशाल हौद के चारों ओर मशालें जल रही थी। लेकिन इतनी रोशनी काफी नहीं थी कि यह देखा जा सके कि कौन क्या डाल रहा है। जैसा कि मीर कासिम ने सोचा था, शहर के हर नागरिक के मन में एक ही विचार आया। एक गरीब किसान ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, बादशाह ने एक लोटा दूध मंगाया है। हमारे घर में तो बच्चों के लिए भी दूध मुश्किल से होता है। अगर मैं एक लोटा दूध हौद में डाल दूंगा, तो बच्चे क्या पिएंगे? उसकी पत्नी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, और वैसे भी इतने बड़े हौद में जहां हजारों लोग दूध डालेंगे, मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ेगा? अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा? यही विचार एक अमीर व्यापारी के मन में भी आया। इतना कीमती दूध बर्बाद करने की क्या जरूरत है? सब लोग तो दूध ही डालेंगे। मैं चुपके से एक लोटा पानी डाल आता हूं। मेरी तरफ से भी गिनती हो जाएगी और दूध भी बच जाएगा। और यही सोचते सोचते उस रात आगरा का हर नागरिक अपने घर से एक लोटा लेकर निकला। लेकिन लगभग हर लोटे में दूध की जगह पानी भरा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ेगा? साजिशकर्ता दरबारी भी अपनी अपनी छतों से ये नजारा देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। उसी भीड़ में एक साधारण नागरिक के भेष में बीरबल भी अपना लोटा लिए लाइन में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी अपना लोटा हौद में उंडेल दिया और चुपचाप अपने घर लौट आए। पूरी रात लोग आते रहे और हौद में अपने लोटे खाली करते रहे। सुबह होने का इंतजार अब हर किसी को था, बादशाह को अपनी शान देखने का, साजिशकर्ताओं को बीरबल का तमाशा देखने का और प्रजा को अपने सामूहिक धोखे का परिणाम देखने का। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बादशाह अकबर अपने पूरे दरबार के साथ उस विशाल हौद के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गर्व और उत्साह का भाव था। उन्हें यकीन था कि वो आज दूध का एक लहराता हुआ सागर देखेंगे। मीर कासिम और उसके साथी भी साथ थे।
उनके चेहरों पर बड़ी मुश्किल से छिपाई गई एक कुटिल मुस्कान थी। जैसे ही अकबर हौद के किनारे पहुंचे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हौद लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। वो दूध का नहीं, बल्कि साफ पानी का तालाब था। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी प्रजा ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उनकी इतनी बड़ी योजना का इतना भद्दा मजाक बना दिया गया था। तभी मीर कासिम को अपना मौका मिल गया। वो नाटकीय ढंग से आगे बढ़ा और चिल्लाया, धोखा! जहां पनाह, ये सरासर धोखा है। आपकी प्रजा ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और इस सब के जिम्मेदार हैं आपके सबसे चहेते सलाहकार बीरबल। उसने बीरबल की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इन्होंने ही इस मूर्खतापूर्ण योजना का समर्थन किया था। एक बुद्धिमान सलाहकार का बर्ज होता है कि वो बादशाह को आने वाले खतरे से आगाह करे, लेकिन ये तो खुद ही इतने बड़े मूर्ख निकले कि इन्हें इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आई कि लोग दूध की जगह पानी डालेंगे। इनकी मूर्खता की वजह से आज पूरी दुनिया के सामने आपकी और सल्तनत की बेइज्जती हुई है। इन्हें इनके पद से हटाकर सजा मिलनी चाहिए। बाकी साजिशकर्ता भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाथ जहांपनाह, बीरबल को सजा मिलनी चाहिए। अब माहौल पूरी तरह से बीरबल के खिलाफ हो चुका था। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उनकी नजरें बीरबल से जवाब मांग रही थी। बीरबल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में खड़े थे। एक तरफ बादशाह का क्रोध था, दूसरी तरफ साजिशकर्ताओं का फैलाया जाल और तीसरी तरफ प्रजा का सामूहिक धोखा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वो शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, इसमें प्रजा का कोई दोष नहीं है और न ही ये योजना असफल हुई है, बल्कि ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा सफल हुई है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सफल हुई है? अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें ये पानी का तालाब सफलता नजर आ रहा है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये पानी नहीं है, ये एक चमत्कार है। चमत्कार? मीर कासिम हंसा। अब तुम हमें कहानियां सुनाओगे? बीरबल ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इस योजना का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि आज की रात एक दिव्य घटना होने वाली है। स्वर्ग से देवता उतर कर आने वाले थे और इस हौद में स्नान करने वाले थे। मैंने प्रजा से दूध डालने को इसलिए कहा था क्योंकि दूध एक पवित्र वस्तु है, और देखिए, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। रात में देवता आए। उन्होंने इस पवित्र दूध के सागर में स्नान किया और उनके स्नान करने से ये दूध पवित्र होकर गंगा जल की तरह निर्मल जल में बदल गया। हमारी प्रजा का दूध देवताओं ने स्वीकार कर लिया। ये असफलता नहीं, बल्कि दैवीय स्वीकृति है। ये सुनकर दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये कैसा तर्क था? मीर कासिम ने खुद को संभालते हुए कहा, यह बकवास है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। इसका क्या सबूत है? अब बीरबल ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव चला। उन्होंने कहा, सबूत है मीर कासिम। कहते हैं कि जब देवता स्नान करते हैं तो वे अपने पीछे एक निशानी छोड़ जाते हैं। इस हौद के ठीक बीच में, तली में, एक जादुई कमल का फूल खिला है। लेकिन उस फूल की खासियत यह है कि वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और जो अपने बादशाह का सच्चा वफादार हो। ये कहकर बीरबल मीर कासिम की ओर मुड़े। मीर कासिम जी, आप तो बादशाह के सबसे पुराने और वफादार मंत्री हैं। आपसे ज्यादा सच्चा और निष्पाप कौन हो सकता है? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस हौद में उतरें और वो जादुई कमल का फूल निकालकर जहांपनाह के कदमों में अर्पित करें। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। मीर कासिम और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके थे।
अगर वे कहते कि उन्हें कोई फूल नहीं दिख रहा, तो वे खुद को पापी, झूठे और बादशाह के गद्दार साबित कर देते। और अगर वे हौद में उतरते तो उन्हें सिवाय पानी और कीचड़ के कुछ नहीं मिलता और वे सबके सामने झूठे पड़ जाते। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाने लगा, मैं मुझे तैरना नहीं आता। बीरबल ने तुरंत सिपह सालार की ओर देखा। सिपह सालार जी, आप तो एक बहादुर योद्धा है, आप जाइए। सिपह सालार ने बहाना बनाया, मुझे आज सुबह से ठंड लग रही है, पानी में नहीं जा सकता। एक एक करके बीरबल ने सभी साजिशकर्ताओं से पूछा और सबने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। अब बादशाह अकबर को सारी कहानी समझ आ चुकी थी। वो समझ गए थे कि ये दूध का सागर की योजना असल में बीरबल के खिलाफ एक साजिश थी। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि उन्हीं के हथियार से उन सभी साजिशकर्ताओं को मात दे दी थी। अकबर ने उन सभी दरबारियों को कड़ी सजा दी और बीरबल को एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार के आगे हर साजिश का सिर झुक जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस खतरनाक साजिश की जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई से नाकाम कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और नफरत की आग में इंसान दूसरों को जलाने के लिए जो गड्ढा खोदता है, अक्सर वो खुद ही उसमें गिर जाता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची बुद्धि सिर्फ समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझना और किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा? क्या आप सोच सकते थे कि वो इस जाल से ऐसे बाहर निकलेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कहानी 7। ये उन दिनों की बात है जब गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवा के थपेड़ों ने आगरा के लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया था। बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। राजकाज की फाइलें, मंत्रियों की रिपोर्टें और न्याय की गुहारें सब उन्हें नीरस और उबाऊ लग रही थी। उनकी नजर अपने दरबारियों पर पड़ी। कोई ऊँग रहा था, कोई पसीना पोंछ रहा था, तो कोई पंखे से हवा झल रहा था। पूरे दरबार में एक अजीब सी सुस्ती और आलस का माहौल था। अकबर को यह देखकर ची होने लगी। उन्हें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने और इस सुस्त माहौल में थोड़ी हलचल मचाने की एक तरकीब सूझी। अकबर अपने सिंहासन पर तनकर बैठ गए और उनकी आवाज में एक चुनौती का भाव था। दरबारियों, उनकी आवाज गूंजी, जिससे ऊँग रहे लोग भी चौंक कर सीधे हो गए। आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कितना ज्ञान और कितनी रचनात्मकता है। हम तुम सबको एक काम सौंपते हैं। सारे दरबारी उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम में से कोई एक ऐसी चीज बनाए। ध्यान से सुनना, एक ऐसी चीज जो न तो धूप में रखने पर सूखे और न ही छाव में रखने पर। जो भी ये कारनामा कर दिखाएगा, उसे हम 1000 सोने की मोहरों का इनाम देंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी शर्त थी? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? दुनिया में तो हर गीली चीज या तो धूप में सूखती है या छाव में देर सवेर सूख ही जाती है। ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझते थे, खड़े हुए। जहांपनाह, ये तो असंभव है। ऐसी कोई चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। अकबर मुस्कुराए। अगर ये संभव होता तो हम इसे चुनौती क्यों कहते, मुल्ला जी? हम देखना चाहते हैं कि कौन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस असंभव को संभव बनाता है। अब दरबारियों में इनाम जीतने की होड़ लग गई। वे सब सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है। एक मंत्री ने कहा, आलम पनाह, अगर हम गीली मिट्टी में तेल मिला दें तो शायद वो जल्दी न सूखे। दूसरे ने कहा, नहीं, अगर हम किसी खास जड़ी बूटी का लेप बनाकर लगाएं तो हो सकता है उस पर धूप का असर न हो।
दरबार में तरह तरह की अटकलें लगने लगी, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अकबर ने सबको एक दिन का समय दिया। कल तक का समय है तुम्हारे पास। जाओ, सोचो और बना कर लाओ। कल हम देखेंगे कि किसकी बुद्धि सबसे तेज है। सारे दरबारी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। वे जानते थे कि ये चुनौती असल में बीरबल के लिए ही थी। वे सब मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल जरूर फंसेगा और बादशाह के सामने उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी खामोशी दरबारियों को और भी बेचैन कर रही थी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। माहौल में गर्मी के साथ साथ उत्सुकता भी थी। एक एक करके दरबारी अपनी खोज के साथ बादशाह के सामने पेश होने लगे। पहला मंत्री एक थाली में गीली मिट्टी का एक गोला लेकर आया, जिसमें उसने तरह तरह के तेल मिलाए थे। जहांपनाह, ये देखिए, ये जल्दी नहीं सूखेगा। अकबर ने एक सैनिक को उसे कड़ी धूप में रखने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में मिट्टी का गोला सूखकर पत्थर हो गया और उसमें दरारें पड़ गई। मंत्री का मुंह लटक गया। दूसरा दरबारी एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आया, जिसे उसने मोम और किसी चिपचिपे पदार्थ में डुबोया था। हुजूर, इस पर पानी का असर नहीं होता तो ये सूखेगा भी नहीं। उसे भी धूप में रखा गया। मोम पिघल गया और कपड़ा कुछ ही देर में कड़क हो गया। एक के बाद एक दरबारी आते गए और अपनी अजीबोगरीब चीजें पेश करते गए। कोई खास किस्म का पत्थर लाया तो कोई किसी जानवर की चर्बी का लेप, लेकिन हर चीज या तो धूप में सूख गई या छाव में रखने पर उसका पानी उड़ गया। अकबर की निराशा बढ़ती जा रही थी और दरबारियों का मजाक बन रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो खाली हाथ खड़े थे। बीरबल, लगता है आज तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया। तुम खाली हाथ क्यों खड़े हो? क्या तुम हमारी चुनौती पूरी नहीं कर सके? अकबर ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा, आज बीरबल की हार पक्की है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ऐसी चीज बनाने के लिए कुछ खास सामग्री और मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप मुझे इजाजत दें और मेरी मांगी हुई चीजें मुहैया करा दें, तो मैं कल आपके सामने वो चीज बनाकर पेश कर दूंगा। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। क्या चाहिए तुम्हें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक बहुत भारी पत्थर की सिल, एक हथौड़ा और एक छेनी चाहिए, और कल सुबह आप सभी को महल के बगीचे में उपस्थित होना होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। पत्थर, हथौड़ा और छेनी, इन चीजों से ऐसी कौन सी वस्तु बनेगी जो सूखती नहीं? एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है बीरबल पागल हो गया है। वो पत्थर से कोई मूर्ति बनाएगा, लेकिन उसका इस पहेली से क्या लेना देना? अकबर ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना, अगर कल तुम नाकाम हुए तो इनाम की जगह सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह। उस रात दरबारियों को नींद नहीं आई। वे यही सोचते रहे कि आखिर बीरबल इन साधारण औजारों से ऐसा क्या चमत्कार करने वाला है। अगली सुबह, जैसा कि तय हुआ था, बादशाह अकबर और उनके सभी दरबारी महल के बगीचे में इकट्ठा हुए। सुबह की धूप तेज होने लगी थी। बगीचे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रखा हुआ था। उसके पास ही एक बड़ा हथौड़ा और एक छेनी पड़ी थी। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने अपने कीमती दरबारी कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और साधारण मजदूरों जैसे वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अपनी कमर कस ली और हाथ में हथौड़ा और छेनी उठा ली। सब लोग हैरान थे कि बीरबल ये क्या करने जा रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? तुम्हारी वो चमत्कारी चीज कहाँ है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं अब उसे बनाने ही जा रहा हूं। बस आप सब शांति से देखते जाइए। ये कहकर बीरबल ने छेनी को पत्थर पर टिकाया और पूरे जोर से उस पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया।
टक 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 की आवाज पूरे बगीचे में गूंजने लगी। बीरबल उस कठोर पत्थर को तोड़ने या उसे कोई आकार देने की कोशिश कर रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ने लगा। धूप तेज और तेज होती गई। बीरबल बिना रुके पूरी लगन और ताकत से पत्थर पर वार करते रहे। वो कोई कुशल कारीगर नहीं थे, इसलिए उनका हर वार बहुत मेहनत की मांग कर रहा था। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। ये तो समय बर्बाद कर रहा है, बादशाह को बेवकूफ बना रहा है। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तो बस मेहनत मजदूरी कर रहा है, इसमें चुनौती का जवाब कहाँ है? अकबर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। वो देखना चाहते थे कि इस नाटक का अंत क्या होता है। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। बीरबल पसीने से तरबतर हो गए। उनके माथे से, गर्दन से और पीठ से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, जैसे किसी ने उन पर पानी डाल दिया हो। उनकी सांसें तेजी से चल रही थी, लेकिन उनके हाथ रुक नहीं रहे थे। दरबारी अब ऊबने लगे थे और कुछ तो बीरबल की इस मूर्खता पर हंस भी रहे थे। तभी बीरबल अचानक रुक गए। उन्होंने हथौड़ा और छेनी नीचे रख दी। वो सीधे बादशाह अकबर के सामने जाकर खड़े हो गए। उनका शरीर पसीने से चमक रहा था। उन्होंने अपनी उंगली से अपने माथे पर आए पसीने की एक बूंद को छुआ और उसे बादशाह के सामने करते हुए बोले, जहांपनाह, ये रही वह चीज जो आपने बनाने को कही थी। सब लोग हैरान रह गए। क्या? पसीना? अकबर ने भी चौंक कर पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? ये तो सिर्फ पसीना है। तुम्हारी चुनौती का क्या हुआ? बीरबल ने बड़ी शांति और गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, ये सिर्फ पसीना नहीं है। यही आपके सवाल का जवाब है। यही वो चीज है जो न धूप में सूखती है, न छाव में। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, पसीना तो सूख जाता है। बीरबल झूठ बोल रहे हैं। बीरबल उस दरबारी की ओर मुड़े और पूछा, अच्छा, तो बताइए, पसीना कब सूखता है? दरबारी ने कहा, जब हवा लगती है या जब हम काम करना बंद कर देते हैं। बीरबल मुस्कुराए। आपने जवाब खुद ही दे दिया। अब जहांपनाह के सवाल पर गौर कीजिए। बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए अपनी बात समझानी शुरू की। आलमपनाह, आपने एक ऐसी चीज बनाने को कहा था जो न धूप में सूखे न छाव में। अब आप मेरे इस पसीने को देखिए। क्या ये धूप में सूखता है? बीरबल ने पूछा। नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा धूप होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी और मैं जितनी मेहनत करूंगा, ये उतना ही ज्यादा निकलेगा। तो ये धूप में सूखता नहीं, बल्कि और बढ़ता है। अब दूसरा सवाल बीरबल ने जारी रखा, क्या ये छाव में सूखता है? अगर मैं इसी पत्थर को किसी पेड़ की छाव में ले जाकर तोड़ूं और उतनी ही मेहनत करूं, तो क्या मुझे पसीना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये छाव में भी नहीं सूखता। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जहांपनाह, पसीना धूप या छाव की वजह से नहीं सूखता। ये तब सूखता है जब इसे पैदा करने वाली मेहनत बंद हो जाती है। ये मेहनत का पानी है, कर्म का अमृत है। इसका सूखना या निकलना मौसम पर नहीं, हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है। ये सुनते ही बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बीरबल ने एक साधारण सी शारीरिक क्रिया को कितनी गहरी दार्शनिक सोच से जोड़ दिया था। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने न सिर्फ हमारी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज परिश्रम का पसीना ही है, जिस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी।
उन्होंने घोषणा की, बीरबल को 1,000 नहीं बल्कि 5,000 सोने की मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इन्होंने ये साबित किया है कि सच्ची बुद्धि किताबों में नहीं बल्कि जीवन को गहराई से समझने में होती है। सारे दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। वे बीरबल की प्रतिभा के आगे एक बार फिर नतमस्तक थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस असंभव लगने वाली पहेली की, जिसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ सुलझाया बल्कि उसे एक गहरे संदेश में बदल दिया। पसीना मेहनत का फल। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें भौतिक नियमों से परे होती है। परिश्रम का परिणाम किसी धूप या छाव का मोहताज नहीं होता। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, उसका फल आपको मिलता रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल का जवाब सिर्फ एक चालाक उत्तर नहीं था, बल्कि जीवन का एक सार था। यह हमें याद दिलाता है कि हमें समस्याओं को केवल सतह पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी गहराई में जाकर उनके असली अर्थ को समझना चाहिए। आपको बीरबल का यह लाजवाब जवाब कैसा लगा? क्या आपने कभी इस नजरिए से सोचा था? आपकी अपनी जिंदगी में मेहनत के पसीने का क्या महत्व है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।